देखो, बेलमेंट एंड प्लेज कल हमने शुरू किया था इसको, उसमें हम केवल बेलमेंट पार्ट को पढ़ रहे थे और बेलमेंट का जनरल मीनिंग पढ़ा था, जिससे हमें कोई खास मतलब नहीं है। हमें तो मतलब यहां से शुरू होता है सेक्शन 148 ऑफ द एक्ट क्या बोलता है। सेक्शन 148 ऑफ द एक्ट ये बोलता है कि बेलमेंट बेसिकली डिलीवरी ऑफ गुड्स को लेके बनाया गया कॉन्ट्रैक्ट है। तो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट तो है ही, दो पार्टी है, ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन सब जरूरी था, लेकिन वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए इसमें कुछ अलग से फीचर्स होंगे। तो बेलमेंट में सबसे पहली बात तो यही है कि ये केवल गुड्स की डिलीवरी के लिए बनता है। कल हमने पढ़ लिया था इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए और मनी के लिए ये नहीं लगता। ऐसे दूसरी रीडिंग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अपन पहली बार जैसा पढ़ रहे हैं, कुछ तो आएगा ना, उसे लगाते जाओ। दूसरा, गुड्स की डिलीवरी एक पर्सन करेगा दूसरे को और किसी पर्पस के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, ये पहली इंपॉर्टेंट बात है, ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, पर्पस होना जरूरी, क्योंकि बिना पर्पस के तो वो क्या हो जाएगी, कस्टडी। और हम कस्टडी नहीं पढ़ रहे हैं, बेलमेंट पढ़ रहे हैं। फिर वो बोलता है द गुड्स शाल व्हेन द पर्पस इज अकम्प्लिश, जब पर्पस अकम्प्लिश हो जाए तो गुड्स को क्या करना है, गुड्स को इधर तो रिटर्न कर दो या फिर डिस्पोज कर दो। रिटर्न या डिस्पोज किसकी डायरेक्शन से होगा, बेलर की। आ गया ना रिकॉल ये सब। आगे देखो, दूसरे पढ़ने से देखो ऐसे अंतर पड़ता है, दिमाग फ्रेम होने लगता है। इसलिए मैं जितनी रीडिंग सेंसिबली और दिमाग लगा के कर लोगे ना, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और केस लॉ भी जल्दी समझ में आएगा। पार्टी कौन है, बेलर बेली, दो ही पार्टी है। बेलर कौन है, जो गुड्स डिलीवर करता है, और जिसे गुड्स डिलीवर होता है वो बेली। बेसिकली जनरली ऑनर कौन होता है गुड्स का, बेल। आगे चलते हैं। व्हेन एक्स डिलीवर्स कार फॉर रिपेयर टू वाई, ये बेलमेंट का केस है और ये कंसिडरेशन वाला केस है। दूसरा, एक्स डिलीवर पीस ऑफ क्लॉथ, ये भी बेलमेंट का केस है। एक्स एक्स दोनों बेलर है दोनों केसेस में, और वाई वाई दोनों केसेस में बेली है। दूसरी बात करें, गुड्स गिवन टू अ फ्रेंड, ये भी बेलमेंट हो सकता है, इवन दो यहां पे कोई चार्ज नहीं है। नॉन ग्रेशियस बेलमेंट, ऊपर वाले दोनों कौन हो गए, ग्रेशियस। कल पढ़ा है ना हमने, उसको यूज करते जाना है, तभी तो मजा है अगली रीडिंग में, और उतना ही ज्यादा दिमाग में वो जाएगा। एक्स डिलीवर गुड्स टू ब्लू डार्ट फॉर कैरियज, ये भी बेलमेंट है, आपने पर्पस के लिए दिया ना। ब्लू डार्ट वो कंपनी है जो एक सामान एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर करती है, तो आपका गुड्स था, आपने उसको दिया, इसलिए तो आपके कहने पे वो डिस्पोज कर रहा है उसको। आगे चलते हैं। एसेंशियल एलिमेंट, तो कॉन्ट्रैक्ट के सारे एलिमेंट तो होते हैं, लेकिन किसकी जरूरत कंपलसरी नहीं है, कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंसिडरेशन के बिना बेलमेंट नहीं होता है, होता है, वो नॉन ग्रेशियस बेलमेंट है, लेकिन बिना कंसिडरेशन के भी बेलमेंट हो सकता है। जबकि जनरली तो हमने जनरल रूल क्या पढ़ा है, बिना कंसिडरेशन के कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन हम तो स्पेसिफिक बेलमेंट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे तो कुछ नियम चीजें अलग होंगी ना। तो बिना कंसिडरेशन के भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए, डिलीवरी ऑफ गुड्स तो होना कंपलसरी है, अगर गुड्स डिलीवर नहीं होगा तो काम नहीं चलेगा। दो तरह की डिलीवर होती है, रियल कार डिलीवर करके आ गए हम गैराज पे, या फिर हमने उसकी चाबी दे दी है, जो इस बात को दिखाता है कि भाई मैं पोजीशन देना चाहता हूं। हमने कल पोजीशन वर्सेस कस्टडी पढ़ा था, ये पोजीशन दिया है क्योंकि उसके ऊपर कोई वर्क करेगा, वो ये कस्टडी दे के नहीं आया हूं मैं। मेयर कस्टडी जो है वो बेलमेंट में कवर नहीं है, हम उसी के बारे में यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं। आर यू गेटिंग पॉइंट? कस्टडी का एग्जांपल हमने कौन सा याद रख रखा है, अगर हमने बैंक के लॉकर में कोई सामान रख दिया है तो वो मेयर क्या है, कस्टडी। अगर हमारे घर में सर्वेंट है तो उसके पास घर में जो सामान रखा है उसकी देखरेख कर रहा है, ये कस्टडी है, ठीक है। लेकिन मैंने अगर उसे पर्पस दे दिया किसी गुड्स पे, तो फिर वो क्या हो जाएगा, बिल पोजीशन हो जाएगा, फिर वो बेलमेंट पे जाएगा। बेलमेंट में पोजीशन ट्रांसफर होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कोई डाउट? बेलमेंट में पोजीशन ट्रांसफर होता है, और पोजीशन तक आप तभी पहुंचोगे जब जब आप पर्पस डिफाइन करोगे। अगर आप पर्पस डिफाइन नहीं करोगे, केवल किसी गुड्स को किसी के पास आपने रख दिया, तो वो केवल क्या है, कस्टडी। कोई डाउट? ओके। तो जो गुड्स डिलीवर हो रहे हैं वो किसी पर्पस के लिए हो रहे हैं, और पर्पस जो हो सकता है वो एक्सप्रेस और एम्प्लाइड हो सकता है। चला इस पे एक्सप्लेन कर ले। तो अपन ये जो सारी बातें कर रहे हैं, मैंने बुक दे दी, रेंट पे गाड़ी दे दी,
है ना। ये सब एक्सप्रेस है, क्योंकि वर्ड्स वेदर रिटन और ऑरल एक्सप्रेस कर रहा हूं मैं कि क्या करना है तुम्हें, लेकिन अगर मैंने एक्सप्रेस नहीं किए वर्ड से, एक्शन से ये पता चल रहा है कि तुम्हें क्या करना है या मुझे क्या करना है। जैसे मैंने कहा था कि इस शॉप में मेरा कोई सामान रह गया और उसके ऑनर ने अपने पास वो रख लिया कि मैं वापस आऊंगा तो वो मुझे दे देगा, ये भी बेलमेंट है। ये लॉस्ट गुड्स और फाइंडर ऑफ गुड्स की कहानी बनी, और इसमें एक्शन से ही पता चला, क्योंकि मैं बोल के थोड़ी आया था कि इसको संभाल के रखना, मैं आऊंगा तब लूंगा, एक्शन से ही ऑटोमेटिकली डिफाइन हो रहा है। तो इम्प्लाइड पर्पस भी हो सकते हैं, एक्सप्रेस पर्पस, इम्प्लाइड पर्पस। पोजीशन की कहानी में ऑलरेडी बता चुका हूँ, पोजीशन ऑफ गुड्स चेंज होना जरूरी है। पोजीशन तभी होता है चेंज जब फिजिकल डिलीवरी हो या एक्शन से ऐसा दिखे कि आप गुड्स किसी और के हाथ में दे रहे हो। द चेंज ऑफ पोजीशन डज नॉट लीड टू चेंज इन ऑनरशिप। पोजीशन देने से ऑनरशिप नहीं बदलती, ऑनर तो मैं ही रहूंगा। अगला, इन बेलमेंट बेलर कंटिन्यू टू हैव ऑनर ऑफ गुड्स वेयर अ पर्सन इन कस्टडी विदाउट पोजीशन ही डज नॉट बिकम अ बेली। तो उसको बेली आइडेंटिफाई नहीं करेंगे जिसके पास केवल कस्टडी है। पोजीशन होगा तो बेली होगा, पजेस करता होगा, कंट्रोल करता होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? एग्जाम्पल दिया है उन्होंने, सर्वेंट ऑफ अ मास्टर हु इज इन कस्टडी ऑफ गुड्स ऑफ द मास्टर डज नॉट बिकम अ बेली। कोई डाउट है इसमें? पक्का? Similarly, depositing ornament in the bank locker is not a bailment because ornament are kept in a locker whose key are still with the owner, not with the bank. उस पर कोई कंट्रोल नहीं है उसका, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है उसकी, लेकिन टेलर को दे के आए हो तुम कपड़ा, वो करेगा उस पर डिसाइड। समझ में आ रही है मेरी बात? वहां पे पोजीशन माना जाएगा और उस पर्सन को बेली माना जाएगा कि मेयर कस्टडी से बेलमेंट नहीं होता और वो पर्सन बेली नहीं कहलाता। कोई डाउट है इसमें? समस्या है? रिटर्न ऑफ गुड्स की बात करें तो या तो एज इट इज गुड्स रिटर्न होना चाहिए या एज पर डायरेक्शन आप उसे अल्टर करोगे। किसके डायरेक्शन के एज पर? बेलर के डायरेक्शन के एज पर आप उसे अल्टर करोगे। टाइप ऑफ बेलमेंट मैंने बोला था, चार्ट जैसा सोचो। एक कैटेगरी कैसे बना सकते हैं? बेनिफिट के बेसिस पे 3 बन सकते हैं, एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेलर, एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ बेली, म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली। म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ बेलर एंड बेली मतलब वो डेफिनेटली नॉन ग्रेशियस नेचर का है, क्योंकि किसी को पैसे मिल रहे हैं, किसी को गुड्स मिल रहा है, वो टेलर वाला मामला है ना। और जो ये जो एक्सक्लूसिव वाले हैं, ये कौन से केस में आ सकते हैं? नॉन ग्रेशियस में आ सकते हैं, जहाँ पे आपने कोई चार्ज ही नहीं लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को किसी की हेल्प करने के लिए आपने गुड्स अपना दिया है, या अपनी हेल्प करने के लिए किसी को सौंप रहे हो गुड्स। तो इसमें कोई समस्या है तो बताओ। यहाँ तक कल हमने पढ़ लिया था। देखो, कल की पढ़ाई केवल कितनी देर में हुई? 5 मिनट में। ये है जो मैं तुम्हें रोज करने के लिए कहता हूँ किसी भी टॉपिक पे, और उसमें भी डाउट आने दो, आएंगे तो मुझसे पूछो कि इस पे कैसे सोचना है। और जितना इसको हम रोज रिकॉल करेंगे उतना कमांड आती जाएगी लॉ पे, है ना। तो ये काम तुम रोज करोगे ना तो तुम्हें अंतर पता चलेगा अपने अंदर कि कितने आराम से रिटेन कर पा रहे हो। कोई नया प्रोविजन भी पढ़ोगे ना तो बहुत जल्दी रिटेन होने लगे, पर ये अगर हम रोज ट्रेन नहीं करेंगे ना अपने माइंड को तो फिर ये चीज आसानी से नहीं होती। इसको रटना बोलेंगे क्या, जो अभी हमने किया? नहीं, ठीक है। ड्यूटी ऑफ बेलर, बेलर वो है जो ऑनर है, बेलर वो है जो अपना गुड्स किसी और को दे रहा है, पोजीशन देने वाला। कोई डाउट? ड्यूटी ऑफ बेलर, द ड्यूटी ऑफ बेलर आर स्पेल्ड आउट इन अ नंबर ऑफ सेक्शंस। अब ये रटने तो है नहीं तुम्हें, बस इतना समझ लो कि एक्ट में स्पेसिफिकली बताया गया है कि बेलर की बहुत सारी ड्यूटी होती है। हमारे आंसर में भी यही टोन आनी चाहिए। एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट देयर आर ड्यूटीज ऑफ बेलर कैटेगराइज अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। अब ड्यूटी ऑफ बेलर को केवल 4 केसेस पर समझना है आपको। डिस्क्लोज नोन फैक्ट्स, मेरी बाइक में ब्रेक फेल है, मेरे दोस्त को मैंने दे दी बिना बताए, उसका हो गया एक्सीडेंट, क्या वो मुझे जिम्मेदार ठहरा सकता है? यस। अगर मेरे गुड्स में कोई फैक्ट्स हैं उससे रिलेटेड, वो मुझे डिस्क्लोज करना मेरी जिम्मेदारी है, जो ऑनर है उसी को तो पता होंगे। नॉन फैक्ट्स क्यों लिखा? हो सकता है मेरी बाइक में कोई समस्या है, इसके बारे में मुझे पता ही नहीं है, और वो उसको मैंने बाइक दे दी और उसका एक्सीडेंट हो गया। अब वो मेरे पे जिम्मेदारी डालना चाहेगा कोर्ट में जाके तो नहीं आएगी। इसीलिए वर्ड बहुत ध्यान से लिखते हैं लॉ मेकर्स। क्या लिखा है? डिस्क्लोज फैक्ट्स नहीं लिखा, डिस्क्लोज नॉन फैक्ट्स लिखा। बहुत अंतर हो गई दोनों कहानियों में, है ना। ऐसे दिमाग को सिखाओगे ना रोज, तो वो सीखना मतलब वो उसको समझ में आएगा कि लॉ को किस तरीके से पढ़ा जाता है। बियर नेसेसरी एक्सपेंसेस,
बियर नेसेसरी एक्सपेंसेस। इसका क्या मतलब है सर? जैसे हम किसी को घर देते हैं, घर, और उसमें नॉर्मल रिपेयर मेंटेनेंस पेंटिंग होती है, तो लैंडलॉर्ड को ही बोलता है ना, वो बोलेगा यार मैं किराया दे रहा हूँ, मैं तो 2 महीने बाद छोड़ के चला जाऊंगा, फिर क्या? तो अल्टीमेटली क्या होता है, नेसेसरी एक्सपेंसेस तो बेलर को ही बियर करने पड़ते हैं ना, नेसेसरी एक्सपेंसेस बेलर को ही बियर करने पड़ते हैं। इंडेमनिफाई बेली, इंडेमनिफाई का मतलब मैंने पहले भी सिखाया, कंपनसेट। जब भी किसी का नुकसान होता है तो उसको कंपनसेट करने की जिम्मेदारी, यहाँ पे बेलमेंट में बेली के पास गुड्स है, उसे नुकसान हुआ, वही वो जो अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कंपनसेट करने की जिम्मेदारी किसकी है? बेलर की। बाउंड टू एक्सेप्ट द गुड्स, बाद में रिटर्न करना, रिटर्न के समय पे आपको अपना गुड्स एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या फिर आपने अल्टर करके मांगा था, या आपने उसको डिस्पोज करने के लिए बोला था, वो सब एक्सेप्टेंस आपको करने पड़ेंगे। अपन तो इस पर डिटेल में जाने वाले। बेसिकली 4 चीज़ें हैं, इसको वापस से दिमाग में लाओ। आपको अपने गुड्स के बारे में जो नोन फैक्ट्स हैं वो बताने हैं, आपको नेसेसरी एक्सपेंस, वो ये नेसेसरी वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं लिखा बियर एक्सपेंसेस, बियर नेसेसरी एक्सपेंसेस। इंडेमनिफाई बेली, इंडेमनिफाई बेली का मतलब अगर उससे कोई नुकसान होता है तो कंपनसेट करना पड़ेगा। और चौथा बाउंड टू बाउंड मतलब यू आर बाउंडेड, आपको राइट नहीं है कि आप उसे मना कर दोगे, यू आर बाउंडेड, यू आर इन ऑब्लिगेशन टू एक्सेप्ट द गुड्स। ये बाउंड वर्ड ये सिखाता है, ऑप्शन नहीं है आपके पास, चॉइस नहीं है आपके पास, यू हैव टू एक्सेप्ट द गुड्स, इसको बोलेंगे अपन बाउंड। ठीक है, बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पे तो नहीं गया, आगे चलते हैं। दीज आर इनॉमरेटेड हियर अंडर बेलर ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन द गुड्स बिल्ड। अब देखो, बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन द गुड्स बिल्ड, ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन द गुड्स। अब देखो जरा, इन केस ऑफ ग्रेशियस, इन केस ऑफ नॉन ग्रेशियस, कैटेगरी वाइज अलग अलग नियम है। सीधे एग्जांपल पढ़ते हैं फिर प्रोविजन देखेंगे। ए लैंड्स अ हॉर्स, ग्रेशियस वाला मामला मतलब कौन सा मामला पढ़ रहे हो, पहले दिमाग में ले आओ, बिना दिमाग में लाए कुछ पढ़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, दया कृपा, फ्री ऑफ कॉस्ट। ए लैंड्स अ हॉर्स विच इज नोन टू बी विशियस, विशियस समझते हो, पागल है वो घोड़ा, और उसने क्या दिया है, लैंड किया है वो हॉर्स टू बी। अब वही वाली बात है, लैंडिंग की है तो क्या उसके बदले में पैसे लिए हैं कि नहीं? अगर ग्रेशियस केस पढ़ रहे हो तो पैसे नहीं लिए। ही डज नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट, अब ये फैक्ट तो उसको पता था, विच ही नोज टू बी विशियस, साफ लिखा है फैक्ट में, है ना। लॉ पढ़ते पढ़ते जब शुरुआत में इस तरह की चीजें, सर उसको पता ही नहीं हो तो, अरे वो लिख रहा है जब तो उस सेंस में ही पढ़ो ना, नहीं पता हो तो वो तो कहानी अलग हो गई। वो बोल रहा है कि ही नोज टू बी विशियस, ए को पता है वो पागल है घोड़ा, उसने ये डिस्क्लोज नहीं किया बी को। द हॉर्स रन्स अवे, वो भाग गया। बी इज थ्रोन एंड इंजर्ड, उसको गिराया, उसको चोट लगी। ए इज रिस्पॉन्सिबल टू बी फॉर द डैमेज सस्टेन्ड, तो जिम्मेदारी ए की है, जो नुकसान हुआ है वो ए को भरपाई करनी पड़ेगी। जरा ऊपर पढ़ के देखते हैं इसका प्रोविजन। द बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज टू द बेली फॉल्ट्स इन द गुड्स बिल्ड of which the bailor is aware and which materially interfere with the use of them or expose the bailey to extraordinary risk। अब ये materially बार बार सिखाता हूं तुम्हें मैं, materially मतलब ऐसे फैक्ट्स जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग के। मतलब घोड़ा पागल है, ये ऐसा फैक्ट है ऑब्वियसली, जो उसको बेली बन के ले जा रहा है, उसको ये घोड़ा लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इस डिसीजन मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था, तो हम उसे कहेंगे मटेरियल फैक्ट। ठीक है, और इससे क्या हो सकता था, बेली को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क फेस करनी पड़ सकती थी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है ऑर्डिनरी रिस्क नहीं है, भाई घोड़े पे बैठोगे तो ऑर्डिनरी रिस्क तो है, लेकिन वो पागल है तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क उठा रहे हो ना। एंड इफ ही डज नॉट मेक सच डिस्क्लोजर, अगर बेलर ऐसा डिस्क्लोजर नहीं करता तो उसे जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अब सपोज करो इस कहानी के थोड़ी सी कहानी बदल दें अपन, ए बी को ये बता देता ये मेरा घोड़ा पागल है, तेरे को मांगना है, अभी भी मांगना है, ले जाना है, तू देख ले, ऐसा बता के देता, उसके बावजूद भी ले जाता, फिर गिर जाता, तो क्या जिम्मेदार होता? नहीं। आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है कि उसे नुकसान हुआ है तो भरना है, आपकी जिम्मेदारी ये है कि अगर आपको ऐसे फैक्ट्स पता हैं जो मटेरियल नेचर के हैं, जिससे बेली को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क उठानी पड़ेगी,
तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको ऐसे फैक्ट्स उसे जरूर डिस्क्लोज करने हैं। अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किए सर और उसके बाद उसको कुछ हुआ भी नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसे कुछ हो गया तो फिर उसकी जिम्मेदारी आपकी है। तो ऐसे उसको डाइजेस्ट करो दिमाग में कि कहानी कहाँ है, उसका इंटेंशन क्या है। हाँ फिर भी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक तरह से तुम जिम्मेदार हो कि नहीं उसके नुकसान के, इसलिए देना पड़ेगा। बात फ्री की नहीं है। ये बात समझ में आई? सेटिस्फाई हो गया ना इससे कि नहीं, कि अभी भी लग रहा है क्यों देना पड़ेगा? ठीक। इन केस ऑफ नॉन ग्रेशियस बिलमेंट, नॉन ग्रेशियस का मतलब क्या? अब वो हम उससे चार्ज लेते हैं। अब देखो कहानी, ए हायर्स अ कैरियज ऑफ बी, कैरियज मतलब कोई गाड़ी ट्रक वगैरह हायर किया है, हायर चार्जेस पे होंगे, नॉन ग्रेशियस वाला मामला है। द कैरियज इज अनसेफ। अच्छा पहले तो बेली कौन है समझ लेना। ए ने हायर किया है, ये बेलर है ओ आर, ये है डबल ई। द कैरियज इज अनसेफ, होगा उसमें कोई प्रॉब्लम, खराब हो सकता है, टूट सकता है, टायर निकल सकता है, कुछ भी हो सकता होगा, जो भी है वो अनसेफ कैसे कैटेगरी का है। दो बी इज नॉट अवेयर, इफ बी इज नॉट अवेयर ऑफ इट, तो तुम्हें क्या लगता है नॉर्मल केस में मतलब वो जिम्मेदार नहीं होगा डैमेजेस का। केस है नॉन ग्रेशियस, तुम उससे पैसे ले रहे हो, तुम बिजनेस कर रहे हो और तुम्हें अपने गुड्स के बारे में मालूम नहीं है कि वो सेफ है कि अनसेफ है, और तुम उससे पैसे लेके दे रहे हो उसको, जिम्मेदार नहीं हो। तुम खुद सोच के देखो, तुमने किसी से कैरियज लिया होता है और पैसे दे रहे होते तो तुम उससे ये नहीं बोलते भाई तूने मेरे को कोई फ्री में थोड़ी दिया है, तूने मेरे से पैसे लिए हैं, इसमें क्या खराब है क्या अच्छा है ये तू जान, ये तेरी जिम्मेदारी है मेरी थोड़ी है। यहां बी जिम्मेदार रहेगा, भले उसको ये फैक्ट नहीं पता था, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी थी फैक्ट पता करना। क्यों? क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो। अरे यस और नो, कोई डाउट है अभी भी? देखो अगर ए इंजोर हुआ, बी इज रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, अनअवेयर होते तो, क्योंकि बिजनेस थोड़ी करते हो तुम कि तुम्हारी जिम्मेदारी है हर चीज के बारे में पता करना। मेरे घर पे एक टीवी पड़ा था, मैं उसे देखता था जैसे भी देखता था, मेरा दोस्त आया मेरे को 2 दिन के लिए चाहिए, ले जा भाई, मेरे को नहीं पता उसमें खराबी है कि नहीं खराबी है, उसको करंट लग गया, इसमें मैं क्या करूं? मेरा बिजनेस है टीवी को रेंट पे देने का, अब उसको करंट लगा किसी को तो मेरी जिम्मेदारी है। हजम हो तो बताओ। हाँ कोई दिक्कत है? हाँ अब इसका प्रोविजन पढ़ लेते हैं हम। तो ये कहानी क्योंकि नॉन ग्रेशियस की थी। देखो फैक्ट्स के डिस्क्लोज पे नॉन ग्रेशियस और ग्रेशियस का अंतर समझो। ग्रेशियस वाला मामला है, तुम्हें फैक्ट्स पता है तो बताने चाहिए, जिम्मेदारी है, नहीं पता है कोई बात नहीं। नॉन ग्रेशियस के केस में तुम्हें फैक्ट्स पता है नहीं पता है बात नहीं है, तुम्हें फैक्ट्स पता होने चाहिए। नहीं भी पता है और उसको नुकसान हुआ है तो तुम जिम्मेदार हो, आपको गुड्स देने ही नहीं चाहिए। कोई दिक्कत? देखो इफ गुड्स आर बिल्ड फॉर हायर, हायर मतलब नॉन ग्रेशियस, द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू सच डैमेज। अब ये वर्ड भी सीख ले कितने इंपॉर्टेंट थे। यहां लिखा था लैंड, लैंड वर्ड ये कहीं नहीं दिखाता है कि ये पैसों का लेन देन है, जबकि अगर मैं किसी से बुक उधार भी लाऊंगा तो कोई जरूरी नहीं मैं पैसे दूंगा, लेकिन जब हायर पे लाऊंगा ये वर्ड आता है तो इसका मतलब है कि वहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच डैमेजेस वेदर ही वॉज और वॉज नॉट, ही वॉज और वॉज नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सच फॉल्ट। कोई डाउट? अब इस पे केस हुआ, कहानी हुई। कहानी देखो, इन हाइमन एंड वाइफ वर्सेस नाई एंड सन्स, इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ 1881 में। ए हायर्ड फ्रॉम बी अ कैरियज, वही कहानी ऊपर जो एग्जांपल चल रहा था वही केस है। ए ने हायर किया, ए हो गया बेलर, बी हो गया बेली, कैरियज
along with a pair of horse. उस जमाने में घोड़ा गाड़ी चलती होगी ना. And a driver. अरे हाँ, मैंने उल्टा लिखा, सॉरी. ए हायर्ड फ्रॉम बी. ए हायर्ड मतलब ये बेली, ये बेलर, बराबर. तो घोड़ा गाड़ी ली, मतलब वो कैरियज लिया, घोड़े लिए, ड्राइवर लिया फॉर अ स्पेसिफिक जर्नी. ड्यूरिंग द जर्नी अ बोल्ट इन द यू अंडर पार्ट ऑफ द कैरियज ब्रोक अवे. टूट गई घोड़ा गाड़ी. एज अ रिजल्ट ऑफ विच द कैरियज बिकम अपसेट एंड ए वॉज इंजर्ड. अब कोर्ट ने क्या जजमेंट दी थी? इट वॉज हेल्ड. कोर्ट का जजमेंट है. बी वॉज लाइबल, मतलब बेलर वॉज लाइबल फॉर द डैमेजेस, क्योंकि उसने हायर पे दिए थे. ये उसकी जिम्मेदारी थी कि उसका सामान ठीक से चलता. कोई डाउट? इट वॉज बेलर्स ड्यूटी टू सप्लाई द कैरियज फिट फॉर द पर्पस when it was hired. Sometimes the good build are dangerous nature, explosive nature के होते हैं कई बार. In such cases, it is duty of the bailor to disclose the nature of the goods. Go doubt? Duty to pay necessary expenses. ये दूसरी जिम्मेदारी थी. वर्ड एक्सपेंस नहीं है, नेसेसरी एक्सपेंस है, जरूरी खर्चे. फिर से कहानी कैसे है ए और बी पार्ट में. ग्रेशियस का केस अलग है, नॉन ग्रेशियस का केस अलग है. ग्रेशियस मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कोई गुड्स आप दे रहे हो किसी को. वेयर बाय द कंडीशन ऑफ द बेलमेंट द गुड्स आर टू बी कैप्ट और कैरीड और टू हैव वर्क डन अपॉन. मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि गुड्स जो है किस पर्पस के लिए दिए जा रहे हैं. कैप्ट सिर्फ रखने के लिए, कैरीड कहीं आने जाने ले जाने के लिए, वर्क डन उस पर किसी काम को करने के लिए. उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. अपॉन them by the bailey, obviously ये सब कौन करेगा? बेली, तभी तो बेलमेंट बना. बेलर का तो गुड्स है वो. फॉर द बेलर, पर्पस किसका है? बेलर का. एंड द बेली इज टू रिसीव नो रेम्यूनरेशन. मतलब केस कौन सा हो गया? ग्रेशियस. ये सब वो कर रहा है बेली. मेरा दोस्त है, मेरी गाड़ी रख रहा है, वो कहीं ले जा रहा है ट्रांसपोर्ट मेरी वजह से, मेरे बोलने पे कि यार इस गाड़ी को वहां तक छोड़ देना, या वो उस पर काम कर रहा है, और जो भी कुछ है वो ग्रेशियस मामला है. द बेलर शाल रीपे द बेली नेसेसरी एक्सपेंसेस. तो भैया उस गाड़ी का जो पेट्रोल है उसका खर्चा मेरे को देना है, पार्किंग चार्जेस है वो मेरे को देना है, क्योंकि मामला ग्रेशियस था. अगर कोई एंड expenses incurred or any extraordinary expenses incurred by him for the purpose of the bailment. ये एंड मतलब प्लस. जो नॉर्मल एक्सपेंस है वो भी देने और एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस है वो भी देने, क्योंकि मामला क्या है? ग्रेशियस. वो तो मुझ पे कृपा कर रहा है ना, तो खर्चे मेरे को उठाने चाहिए ना. नहीं आया समझ? देखो मेहमान आते हैं अपने यहाँ, अपन किसी फंक्शन में बुलाते हैं तो उनके खर्चे क्या उनके ऊपर करते क्या? वो हमें उठाने पड़ते हैं. वैसे ही तो मामला है. इन केस ऑफ नॉन ग्रेशियस द बेलर इज लायबल टू पे द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द बेली. ये क्या हुआ सर? बड़ी सिंपल. एक टैक्सी हायर हुई, ए हायर्ड, ये बेली, ये बेलर. पर्पस क्या था? गुड़गांव जा रहा था वो नोएडा से. ड्यूरिंग द जर्नी अ मेजर डिफेक्ट इन द इंजन ऑकर्ड. वैसे बताओ पेट्रोल किसको उठाना था खर्चा? नॉर्मल एक्सपेंस. टोल टैक्स किसको उठाने थे? बेली को. भाई वो ले जा रहा है गाड़ी, तो उससे रिलेटेड जो भी नॉर्मल एक्सपेंडिचर होते हैं वो किसको करना है? पार्किंग चार्जेस कौन देता? गलत साइड खड़ी कर देता उस पे, अगर पुलिस वाले अंकल आके क्या कर देते, पेनल्टी लगाते, तो कौन भरता? बिल. उसके कंट्रोल में ना गाड़ी, पोजीशन में है उसके. लेकिन अगर इंजन खराब हो गया, ये क्या उसने कर दिया? अभी ले जाते एक्सीडेंट करता, उससे टूट फूट जाता, अलग बात है. ये तो इंजन में डिफेक्ट आ गया, ये तो भैया किसकी जिम्मेदारी है? तो अगर कभी वो तो रास्ते में है तो थोड़ी बेलर आएगा, उसने ठीक करा ली, 5,000 रुपये का खर्चा हुआ, तो कंपनसेशन मिलेगा ना उसको. तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर के खर्चे ही बेलर पे जाते हैं, जबकि ग्रेशियस में तो, इसीलिए मैंने एंड पे फोकस किया था. क्या मेरी बात समझ में आई?
दोनों उसी पे जाते हैं। किस पे? बेलर पे। यहाँ पे केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नॉर्मल खर्चे तो वो खुद करेगा, ये लिखा है। हाउएवर द यूजुअल एंड ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऑफ पेट्रोल टिल टैक्स, ये सब किसको करने थे? कोई डाउट है? पक्का? आगे चलते हैं। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई द बेली, इंडेमनीफाई मतलब कंपनसेट फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन। प्री मैच्योर टर्मिनेशन मतलब समझते हो? मैंने अपनी गाड़ी किसी को 3 दिन के लिए हायर पे दी, मुझे अचानक मेरी गाड़ी की जरूरत है, मैं उसे कह रहा हूँ मेरी गाड़ी वापस दे। बोला मैंने तो 3 दिन के चार्ज दे दिए, अब मुझे बताओ मैं अपनी गाड़ी वापस ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ? गाड़ी तो ले ही सकते हो, अरे ऑनर हो तुम, नहीं आया समझ? ऑब्वियसली तो प्री मैच्योर टर्मिनेशन के कारण जो असुविधा होगी किसको? बेली को। उसे कहीं और से गाड़ी करनी पड़ेगी, उसे नुकसान होगा टाइम का, पैसों का, मेंटली, जो भी नुकसान है मुझे इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। नहीं आया समझ? प्री मैच्योर टर्मिनेशन करते हो तो इंडेमनीफाई तो करना ही पड़ेगा। सर इस केस में ग्रेशियस और नॉन ग्रेशियस पे कोई अंतर आएगा? तुम्हारा दोस्त तुमसे कोई सामान ले गया बोल के कि यार 3 दिन मेरे घर पे काम है, मुझे ये गुड्स दे दे, मैं यूज करूंगा, सब बता के गया तुमने कहा ठीक है ले जा। अब तुमसे ले गया इसलिए बेचारे ने कोई व्यवस्था नहीं की कहीं से। अब अचानक से तुम किसी दिन उसके घर जाते हो, बोलते हो ये मेरा सामान मैं ले जा रहा हूँ, उसे इस चक्कर में कोई नुकसान होगा तो जिम्मेदार कौन है? वो देना ही नहीं था। एग्रीमेंट किया ना, तुम तो एग्री किए थे, कॉन्ट्रैक्ट है, बेलमेंट, कंसेंट थी तुम्हारी, तब ले गया वो, छीन के तो ले नहीं गया था। तो सीधी सी बात है, इस केस में ग्रेशियस नॉन ग्रेशियस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। प्री मैच्योर टर्मिनेशन करते हो, जितने दिनों का तुमने उसे प्रॉमिस किया था कि भाई तू मेरा गुड्स यूज कर, उसके पहले छीन के लाते हो तो फिर प्री मैच्योर टर्मिनेशन माना जाएगा और आपको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, उसे कंपनसेट करना पड़ेगा अगर उसे कुछ नुकसान होते हैं तो। ऐसा नहीं कि इतने पैसे देने ही पड़ेंगे। इंडेमनीफाई बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, जितना नुकसान हो उतना ही कंपनसेशन देते हैं। जैसे इंश्योरेंस कंपनी हमारा नुकसान असेस करके ही कंपनसेशन देती है, ऐसा नहीं कि भाई तुमने इंश्योरेंस 2 लाख का कराया था तो 2 लाख ही मिल जाएंगे भले ही नुकसान 2000 का हो। ऐसा होता तो कितना मजा आता नहीं। प्रीमियम भरो, 2 लाख की वैल्यू इंश्योर कराओ और 2000 का नुकसान करके 2 लाख रुपए मांग लो। समझ में आ रहा है ना? तो इंडेमनीफाई बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड। तो यही कह रहा है, द बेलर मस्ट कंपनसेट द बेली फॉर द लॉस और डैमेज सफर्ड बाय द बेलमेंट। जब भी इंडेमनीफाई वर्ड को समझाना है यही समझाना है, कंपनसेट द लॉस और डैमेजेस बेली दैट इज इन द एक्सेस ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड बाय द बेली, दैट is in excess of benefit received where he had lent the goods, lent word यूज किया, हायर नहीं किया, देखो इसीलिए, graciously and decides to terminate bailment before the expiry of the period of bailment। तो इसमें ग्रेशियस भी कवर कर दिया, नॉन ग्रेशियस पे तो करना ही पड़ेगा, वो मानेगा ही नहीं। कोई समस्या? बेलर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द बेली, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? Bailor is responsible to bailey for indemnify of any loss the bailey may sustain by reason of the bailor was not entitled to make the bailment। ये क्या हुआ सर? समझना, मैंने तुम्हें एक गाड़ी दी है बोल के कि ये ले जाओ हायर पे, थोड़ी दूर गए, एक व्यक्ति मिला, उसने तुम्हें गाड़ी से निकाला, 2 चाटे मारे, बोले ये चोरी करके ले जा रहा है। तुमने बोला नहीं नहीं मैं तो हायर पे लाया हूँ। उसने बताया ये देखे मेरे नाम पे गाड़ी है, इसके पेपर मेरे पास। तुमने बेलर को पूछा तो उसने बोला अरे गलती से मैंने तुमको गाड़ी गलत दे दी। अब क्या होगा? तुम्हें वो गाड़ी उसको देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? वो तो देनी पड़ेगी, पर तुम्हें जो नुकसान हुआ है उसकी इंडेमनिटी तुम्हें मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? ये वही कहानी है। बेलर एंटाइटल ही नहीं था बेलमेंट करने के लिए उस पर। एक लड़के थी, उसके पिताजी मिल गए, पिताजी ने पूछा ये प्रॉपर्टी तेरे पास कैसे है, ये गुड्स तेरे पास कैसे? बोले आपके बच्चे ने दी। बोले उसको किसने हक दिया? उस केस में जो कुछ होगा वो सारा इंडेमनीफाई होगा तुम्हें एज अ बेली, और ये जिम्मेदारी बेलर की है कि वो इंडेमनीफाई करे। फिर से पढ़ो, इंडेमनीफाई फॉर एनी लॉस विच द बेली में सस्टेन बाय रीजन, रीजन क्या था?
बेलर वॉज नॉट एंटाइटल्ड, ये है सबसे काम की लाइन, बेलर वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक बिलमेंट। और केस दूसरा, टू रिसीव बैक द गुड्स और टू गिव डायरेक्शंस रिस्पेक्टिंग देम, मतलब उसके पास डिफेक्टिव टाइटल था, टाइटल मतलब राइट, और उसका टाइटल डिफेक्टिव है, मतलब उसके पास ऑनरशिप राइट नहीं है। तो ऑब्वियसली उसके डिफेक्टिव टाइटल की वजह से अगर तुम्हें कोई लॉस होता है एज अ बेली तो वो इंडेमनिफाई होगा। ऊपर वाले एग्जांपल और इस वाले एग्जांपल में क्या अंतर है? वो प्रीमेच्योर टर्मिनेशन के केस में इंडेमनिफाई था, ये डिफेक्टिव टाइटल के केस में इंडेमनिफाई, मतलब दोनों के केस में इंडेमनिफाई होगा। हाँ, ऐसे याद रखो। कोई समस्या? इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू रिसीव बैक द गुड्स, मतलब काम हो जाने के बाद बेलर अपने गुड्स को रिसीव करने से मना नहीं कर सकता। अब चलो एक कहानी समझाता हूँ, बड़ी मजेदार। मुझे सपोज मेरे पास एक ज़मीन है, उस ज़मीन पे काम कराने के लिए एक वो बुलडोज़र होता था, बुलडोज़र यही वाली मशीन, उसकी ज़रूरत थी। 2 दिन के लिए मेरे को चाहिए था, मैंने उससे मंगाया, मेरा काम हो गया या नहीं हुआ, वटेवर, वो खराब हो गया, वटेवर द केस, 2 दिन हो गए। अब मेरे को ये बुलडोज़र मेरी ज़मीन से हटाना है, मुझे वहाँ पे काम करना है। वो कह रहा है यार मेरा बुलडोज़र है, मैं जब चाहूँ तब ले जाऊँ, मेरी मर्जी, चलेगा ऐसा? इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेलर टू रिसीव बैक द गुड्स, वो मना नहीं कर सकता। हाँ, अब तो टेंट हाउस से अपन कुछ सामान लेके आए, अपने घर के बाहर अपन ने लगाया टेंट, 1-2 दिन का फंक्शन था, फंक्शन हो गया, अब वो टेंट निकाल के ले नहीं जा रहा, अपन उसको फोन लगा रहे हैं, अब वो टेंट फट गया, कोई निकला गाड़ी से या वॉटेवर, हवा तेज चली, उसका नुकसान हो गया, कौन जिम्मेदार है? क्योंकि ये उसकी ड्यूटी थी कि वो अपना गुड्स को डाउट। तो व्हेन द बेली रिटर्न्स देम आफ्टर द टाइम ऑफ बेलमेंट, आफ्टर द टाइम ऑफ बेलमेंट, पहले फट जाता जब हम 2 दिन में हमको यूज करना था टेंट, तब उस फट जाता तो क्या होता? तो अपनी जिम्मेदारी थी भाई, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डैमेज है, तो अपन ने अपनी गलती से हुआ है, वो एक अलग कहानी। पर जब एक्सपायर हो गया है मामला, टाइम ऑफ बेलमेंट, पर्पस ऑफ बेलमेंट, है ना, टाइम ऑफ बेलमेंट या पर्पस ऑफ बेलमेंट जब पूरा हो चुका है, अकम्प्लिश हो चुका है, तो द बेलर कैन नॉट रिफ्यूज। इफ द बेलर रिफ्यूज द डिलीवरी ऑफ गुड्स व्हेन इट इज ऑफर्ड बाय द प्रॉपर एट अ प्रॉपर टाइम बाय बेली, मैं उसे फोन लगा रहा हूं, भैया अपना टेंट निकाल के ले जा, can claim compensation for all necessary expenses incurred for the safety and custody। बेली, मैंने तेरा टेंट 2 दिन संभाल के रखा, उल्टे पैसे उससे ले लो, तुम्हारा राइट है। तुम समझे कि नहीं समझे? वो आएगा बिल लेके तो उससे कहना हाँ ठीक है ये तेरा बिल, ये ले मेरा बिल, समझ रहा ना? खेल खत्म, वो कुछ नहीं बोल सकता। कोई दिक्कत है? नहीं तो करो उस पर केस, बोलो कि 2 दिन में इसको संभालता रहा, तू रेंट मांग रहा है वैसे मैं रेंट मांग रहा हूं। एक्स डिलीवर्ड हिज कार टू एस फॉर 5 days, 5 दिन के लिए दी थी, फॉर द सेफ कीपिंग, क्यों दी थी? संभाल के रखने के लिए। हाउएवर एक्स डिड नॉट पे, मेरे दोस्त को मैं गाड़ी दिया 5 दिन के लिए, उसने बोला ठीक है 5 दिन में संभाल, 5 दिन बाद में गए ही नहीं, मैं पार्किंग पे गाड़ी रख के आया 5 दिन के लिए, मैं गया ही नहीं। अब उसमें कोई नुकसान होता है तो वो मेरी जिम्मेदारी, और अगर उसको सेफ रखने में बेचारा कोई परेशान होता है तो उसका जो खर्चा हुआ वो मुझे देना, बस सीधी सी बात है। बस वही कहानी है, 1 महीने नहीं गया, और इस केस में एस कैन क्लेम द नेसेसरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर कस्टडी ऑफ द। कोई समस्या परेशानी है तो पूछो, आसानी से समझ में आया सब? ओके, ड्यूटी ऑफ द बेलर समझ में आ गया। अब इसके अगला टॉपिक देखो क्या है, बेली। आराम से पढ़ के समझ में आ सकता है, क्या मैं तुम्हें रीडिंग के लिए दूं थोड़ा समझा के? कोशिश करोगे? नहीं आएगा तो मैं कल रिवीजन तो कराती हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं। रीजनेबल केयर, ये वर्ड सुना है? प्रूडेंस, वो अपनी जिम्मेदारी, जैसे आप अपने गुड्स की जिम्मेदारी उठाते हो, उसे सेफ रखते हो, पानी से,
दीमक से, लोगों से चोरी होने से, ऐसे इंटेंशन होते हैं कि नहीं अपने दिमाग में, गाड़ी है तो उसको लॉक करके रखेंगे, वो बोले किराए की गाड़ी, बोले चाबी छोड़ दो, ऐसा करोगे और कल को वो कोई दिक्कत होगी तो तुम भी तो जिम्मेदार हो कि नहीं। बस ये वही वाली बात है, रीजनेबल केयर रखो जो भी गुड्स ले रहे हो बेलमेंट में, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है एज अ बेली। नो अनऑथराइज यूज, अनऑथराइज मतलब जिसकी परमिशन उसने तुम्हें नहीं दी, उस वैसा इस्तेमाल, तुमने इंदौर हायर की थी गाड़ी ले जाने के लिए, तुम उसे बॉम्बे ले गए, ये तो गलत है, कल को कोई नुकसान होगा तो तुम जिम्मेदार हो। ये मत बोलो कि केवल हायर पे ली थी मेरी मर्जी, नहीं, तुमने पर्पस बताया था। नो मिक्सिंग ऑफ बेलर्स गुड्स, अपने गुड के साथ उसका गुड ऐसा मिक्स कर लिया अब वो अलग नहीं हो पा रहा, आपको ये करना ही नहीं चाहिए। आपने जब कोई चीज बेलमेंट में ली है और आप बेली की तरह ले रहे हो तो उसे मिक्स नहीं कर सकते। रिटर्न द गुड्स, पर्पस अकम्प्लिश होने के बाद, टाइम पूरा होने के बाद आपको आपने जो बेलमेंट में गुड्स लिया है उसे वापस करना ही है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, टू रिटर्न एनी एक्स्ट्रा प्रॉफिट अक्रूइंग फ्रॉम द गुड्स बेल्ड। बेलमेंट में गुड्स मिला था, उस पर तुम्हें क्या हो गया है, कुछ जनरेट हो गया, ये वाला पॉइंट तो मैं समझा के भेज देता हूं, इंटरेस्टिंग है। एक्सप्लेन नहीं किया क्या इसको? हाँ ये रहा फिफ्थ पॉइंट, रिटर्न एंड एक्रेशन, ये वर्ड भी यूज हो सकता है। फ्रॉम द गुड्स, अगर उससे तुम्हें कुछ जनरेट हुआ है उस गुड्स से तो आपको वो भी वापस गुड्स के साथ, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ए लीव्स अ काउ, क्लासिक एग्जाम्पल है याद रखने के लिए, कस्टडी ऑफ बी, काउ ने बछड़ा दे दिया, काफ, तो आपको काउ भी लौटानी है और काफ भी लौटा, सिंपल बात। किसी ने मुर्गी दे दी, उसका अंडा हुआ, तो मुर्गी और अंडा दोनों देना है, सीधा सा बात। तो ये है तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। बाकी तुम इसे रीड करो, मैं फिर से एक बार रीड करके तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा तो क्लियरिटी हो जाएगी, और इससे ये भी समझ में आएगा कि जब तुमने रीड किया और जब मैंने रीड किया तो उसमें कहाँ डिफरेंस आता है। धीरे धीरे तुम्हें वो गैप फिल करना है, ठीक है।